इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कक्षा 8वीं पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण। लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी जी। लेखक निबंध के आरंभ में बताते हैं कि हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसी ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। अब ये कहानी सुनाने जा रहे हैं कि हम पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। ये वैसे ही होता जैसे किसी काने से कोई रोज दरियाफ्त करे कि भैया उस आंख में रोशनी आई क्या। पड़ोसी उस समय कुछ समय बाद हमें देखते ही झुंझलाते और खुद ही आश्वस्त करते, आपकी भाभी जी भी सुधर रही हैं। आगे लेखक कहते हैं कि हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं अघाते। मतलब पड़ोसी की पत्नी की तारीफ करते हैं, मतलब एक तरह से उनसे ताना मारते हैं कि पत्नी को सुनाते हुए कि 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं, अच्छे टै बोल जाते हैं, मतलब अच्छे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं इतने दिनों में। पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरोती खाकर आई हुई है, मतलब अमरता का वरदान लेकर आई हुई है। ऐसा ही स्नेह में व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो वे चेताते मीन्स अलर्ट करते, अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होती है। मतलब बताना क्या चाहता है लेखक कि जिस तरह से मैं उनको ताना मारता था वे भी मुझे ताना मारते थे। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। रवैया मतलब बिहेवियर। शायद ये इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चिड़िया चारपाई में अटकी रही और हमारी खांसी आती जाती तो रही, पर कैंसर न बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, मतलब संभाल कर रखा, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें जरा भी संकोच नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग टोका टाकी नहीं करता है, अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद खामख्वाह पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी कड़ा कर उसे किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पार फेंक देते हैं। हमें ताज्जुब होता है कि वे हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करता है। कृत्य मीन्स काम के विरुद्ध बहस करता है। कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। कहने का भाव क्या है कि वो जितना कबाड़ होता है, लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उस कबाड़ को वे धीरे धीरे पड़ोसी के घर में फेंक देता था। ये हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते हैं। बुरा भला कहना होता है तो इशारे से कहते हैं। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। अपन स्वभाव से अहिंसक है, कौन झगड़े झंझट में पड़े। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं, और मतलब ऐसा शो करता है लेखक कि वे उसे पता ही नहीं है किसी बात का, वो अनजान है कि कूड़ा किसने फेंका पड़ोसी के घर के बाहर, और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डट कर कोसते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देते हैं। अपनी तो एक ही तमन्ना है, ये कूड़े का संवाहक
जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर मतलब गर्दन हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का ये आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है, मतलब एक दूसरे को बद्दुआ देते रहते हैं और एक दूसरे के घर के बाहर कूड़ा करकट भी डालते रहते हैं। अब लेखक आगे महिलाओं की बात करते हैं, अपने घर की महिलाओं की, कि महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी शॉल पर आकर टूट जाता है। मतलब एक दूसरे से अदला बदली किस चीज़ की करती हैं, शुरू में चाय की पत्ती की, चीनी की, मतलब छोटी मोटी चीज़ें मांगती हैं और फिर बड़ी बड़ी चीज़ों पे आ जाती हैं, शॉल, साड़ी, सूट वगैरह पर, और वहाँ पर फिर उनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती हैं। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। हमने और पड़ोसी के सड़क के संबंध हैं, मतलब सड़क पर ही दोनों मिलते थे, लेखक और उसका पड़ोसी, और वहीं पर बातें किया करते थे। तो उसने आज देखा कि उसके घर में पड़ोसी की बेटी आई है कोई बंडल पकड़कर। उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। उन्होंने अपना तूश का शॉल वापस मंगाया है। अपन चकराए, मतलब लेखक कहता है कि मुझे चक्कर आया ये सुनकर कि तूश का शॉल मेरी पत्नी ने मांगा और अपनी साड़ियाँ उसको दी थी। हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। लेखक आगे बताता है कि शॉल तो समझ में आता है, पर ये तूश क्या बला है। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शॉल खुद पहुंचाने के वायदे के साथ विदा किया और अंतर्धान हो गई। मतलब उसको प्रॉमिस किया कि मैं अपने आप पहुंचा दूंगी आपके घर में शॉल, आप जाओ, तो और वो अंदर चली गई, कमरे में गायब हो गई। तो लेखक जानना चाहता था कि ये तूश है क्या। आई तो उनके हाथ में एक मटमेला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संतरास का भाव था। संतरास मीन्स एक बहुत ज्यादा डर का भाव था और स्वर में परेशानी। पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। चूंकि वह कमबख्त तूश का था, उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। अपनी आज भी तूश के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि वह गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है। मतलब उसकी धुलाई भी बहुत महंगी है, खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आती हो, मतलब नाक कान भी कट जाते हो, मतलब काफी महंगा होगा। बहरहाल पड़ोसन को तूश पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तूश दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। मतलब जब उसकी लेखक की पत्नी ने वो शॉल वापस किया ड्राई क्लीन करवाकर, तो पड़ोसन को समझ में आ गया कि इस पर जो दाग है, उसको दाग के बारे में फिर भी, क्योंकि दाग हल्का फुल्का फिर भी रह जाता है, तो उसको पता चल गया दाग के बारे में, तो उसने झगड़ना शुरू कर दिया। उनके अनुसार ये जानबूझकर किया गया अपराध था जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता था। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार दिए और सड़े पिलपिले वापस आए। मतलब कहने का भाव कि वो पड़ोसन का ये कहना था झगड़ा करते हुए कि आपने हमेशा हमें अच्छी चीज के बदले बुरी चीज ही उधार दी। ऐसे तूश प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत बंद है। पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई है। हम वक्त ज़रूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है, उनकी नज़र भी इससे कमज़ोर होती है। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है। हमारा केबल का तार भी अक्सर धाराशायी पाया जाता है। मतलब ये कि एक दूसरे से वे शीत युद्ध करते जा रहे थे, उनके बीच में चलता जा रहा था। वे एक दूसरे के साथ इसी तरह से लड़ रहे थे कि मुंह पर कुछ नहीं कहते थे,
कभी केबल की तार काट देते थे तो कभी कूड़ा एक दूसरे के घर के सामने फेंक देते थे। आगे लेखक कहता है कि हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते हैं। कई बार उनका पता पूछने वालों को हमने दूसरे मोहल्लों में दिशा भ्रमित किया है, मतलब उनको गलत रास्ता बताया है। पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार अजनबियों तक को हमारे घर भेज देते हैं, मतलब जो मेहमान हमारे घर के नहीं होते या हमारे घर जिनको नहीं आना होता, किसी और के घर जाना होता है, उन्हें भी वो हमारे घर भेज देते हैं, हमारा एड्रेस दे देते हैं। ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोस का जीवन दुभर होने का खतरा है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर दिवाली पर, नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। मतलब कोई मिठाई लेकर आता है तो बोलते हैं सीबीआई का एजेंट आया है। ये अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता है। मतलब हमें इस तरह भी कहने के लिए कोई नहीं आता कि किसी बहाने मिठाई हमारे घर में आ जाए। हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। मतलब एक पड़ोसी और पड़ोसी देश के अपने आप व्यक्ति जो पड़ोसी आपके साथ रहते हैं उनके और देश जो पड़ोसी देश हैं उनमें कोई खास अंतर नहीं होता। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। मतलब ये कि देश भी तो व्यक्तियों से ही बनता है, इंसानों से ही बनता है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी। तो उसका लेखक का मानना है कि पड़ोसी देश भी तो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, हस्तक्षेप मतलब दखल न करने का असूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। मतलब दूसरों के सामने दिखाते हैं दूसरे देश कि हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे भी और पढ़ेंगे और उसी के रास्ते पर चलेंगे और शांति के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन ऐसा सब वे करते नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि यह दिगर है। दिगर मतलब अन्य बात है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलीबारी कर लें, उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाएं। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए। यूं भी दूसरा कौन सी दाल खाता है जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। मतलब जैसे पड़ोसी दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं कि आज इसके घर में क्या बना और इसने क्या खाया, ये कहाँ गया, क्या पहना, उसी तरह पड़ोसी देशों को भी दूसरों के देश में क्या हो रहा है उसको जानने का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति उनमें होती है। तो कहते हैं कि ऐसी जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है वे भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाएं। ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों हिल मिलकर अमन चैन से रहें। मतलब कहने का भाव उसका क्या है लेखक का कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जो व्यवहार हम एक दूसरे के साथ करते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए, मतलब गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक मानुष प्रवृत्ति है, मनुष्य की एक स्वभाव है कि फिर भी वे दूसरों के साथ गलत करता है। पाठ अच्छे पड़ोसी के गुण के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार देते थे? तो इसका उत्तर होगा, लेखक अपने पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय देने हेतु सालों पुराने पड़े जूते, प्लास्टिक की थैलियां, टूटी शीशियों को बिना किसी संकोच के पड़ोसियों की झाड़ी के पार या घर के पीछे फेंक देते थे। दूसरा प्रश्न, पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक क्या तर्क देते हैं? तो इसका उत्तर होगा, लेखक पड़ोसी के केबल का तार काटने को सही ठहराने
के लिए दलीलें पेश करते हैं कि केबल में आने वाले कार्यक्रम बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं। बच्चे इन कार्यक्रमों को देखने में इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें उनकी पढ़ाई पर असर होता है और उनकी पढ़ाई का तो नुकसान होता ही है, साथ ही लगातार टीवी देखने से उनकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना क्यों की है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार एक व्यक्ति भला मनुष्य और हमारा शुभचिंतक होने का दिखावा करता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं वे भी हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से हमारे देश में घुसपैठिए भेजकर असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देकर और आतंक का माहौल पैदा करते हैं और डर का माहौल। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के आधार पर बताइए कि अक्सर पड़ोसियों में किन बातों को लेकर बहस होती है। तो इसका उत्तर होगा कि पड़ोसियों में अधिकतर छोटी छोटी सामान्य बातों को लेकर बहस होती है, जैसे कूड़े कचरे का इधर उधर फेंका जाना, पड़ोसी को दिए गए सामान या चीज़ों या छोटी मोटी चीज़ों के बदले खराब चीज़ों का प्राप्त होना, और या फिर वस्त्रों को लेकर या फिर बिना वजह एक दूसरे को ताना मारना, इन चीज़ों पर बहस होती है।